नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला का चौथा भाग। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर दिया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही न दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसके असहाय वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर दिया था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सबके सब प्राणी सुख सेज ही पर तो नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में से हूं। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी धोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतार नहीं सकती। उसे फेंकना भी चाहूं तो फेंक नहीं सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन वह गठरी धोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ष होने के कारण उसे और यातनाएं ही तो सहनी पड़ती है। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की साहस्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। वह छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार से लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। तूंद कसी होने पर भी किसी मुंह जोर घोड़े की भांति बाहर निकलती हुई थी। आईने के सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जड़ित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वह उस आईने की ओर देख न सके। अपनी यह हीनावस्था उनके लिए असहाय हो उठी। वह आईने के सामने से हट गई। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामिनी को उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुभव छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर रात देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक और मुकदमा था और मैं सिर दर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो रुपये बहुत मिलेंगे। तोताराम, भाई आती हुई लक्ष्मी भी तो नहीं ठुकराई जाती। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना आना ही अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इसी वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई भी थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने को निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता। गोरों के साथ हॉकी का मैच है, यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा वहीं खा रहा हूँ। मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही ना थे,
मुझसे बोलते शर्माते थे। किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम न था। उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियां प्रस्फुट होती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक को सिकोड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते? मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं सकती। अगर ऐसा कहूं तो यही होगा कि ये लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बात नहीं की। सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था कि उन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शिक्षा के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही न मिलती थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष से अधिक हो गए थे। तब से उनकी ओर आंख तक न उठाई थी। वह कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा और कुछ पढ़ते ही न थे। इसका समय ही न मिलता था। आज इन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम जहीन था, इसके साथ ही मेहनती भी था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ की ओर एक बार देख लेता, पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो नहीं सूझे जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला झल्लाकर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वे कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से ना बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू कहाँ है। यह देखकर अब उन्हें संतोष ना हो सकता था कि वह क्या करता है। वे यह देखना चाहते थे कि वह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से देखता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते? अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना ना मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ। तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे कभी गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ ले, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं तो मैं कल से नहीं जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे ही रुख पर जा रही हैं, तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा तुम कहीं नहीं जाते? मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की है? जरा मैं भी तो सुनूं। वकील साहब, कोई हो, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने आकर कोई कह दे कि मैंने इन्हें कहीं घूमते हुए देखा है तो मैं मुंह न दिखाऊं। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले? तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं तुम स्कूल में ही रहा करो,
मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं, जब से कहिए चला जाओ। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछ लिया तो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्न चित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस, तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूं। मैं कल ही चला जाऊंगा। हाँ, अगर खाली जगह ना हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहां जाना भी ना पड़े और कोई इल्जाम भी सिर पर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह ना होगी? मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया है तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्गी तैयार कराई और सैर करने चल दिए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूं? कहने लगे, तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मणी, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता? मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर जब वह माने भी। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा की कृपा होगी और क्या। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वह बेचारी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठाकर दे देती है। रुक्मणी, तू नहीं जानता, ये उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी चिल्लाई हुई निर्मला के पास पहुंची। उसे आड़ो हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सुअवसर वह हाथ से न जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि यह सिखावन की बातें करे, जहां मैं भूलूं वहां सुधारे, सब कामों की देख रेख करती रहे, पर रुक्मणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मणी, मनसाराम को घर से निकाले देती हो, तिस पर कहती हो मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? निर्मला, दीदी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाएं अगर उसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मणी, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर लिवा लाए। अब इसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रख रहे हैं। अगर लड़की का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी। वह कभी घर से बाहर नहीं रहा। उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की। जहां बैठता है वही सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में तो उसकी मनन हो जाएगी। वहां किसे फिक्र है कि इसने खाया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं है तो बाहर कौन पूछेगा। मैंने तो तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हरज न होगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा।
वकील साहब को अब तक यह बात ना मालूम थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप सा लौट गया। त्योरियां बदलकर बोले, फिर कब से पढ़ा रहे हैं तुम्हें? मुझसे तुमने अभी तक नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सिया राम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हरज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हरज होता हो तो जाओ। बहुधा जब वे खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान ना हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताशा से चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले क्यों नहीं इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती है, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया न रहता था, बनाव चुनाव भी न करती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसा राम को निकाल दे, किंतु प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं। कहीं इसने भांप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोलूं, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका हर्ष नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है। अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई विस नौकर रख लूंगा, कुछ ज्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं। यह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा? 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं। वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनसे समझिए तो। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से न पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूंछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय न समझी, बोली, पहले तो शाम को ही पढ़ा देते थे, अब कई दिन से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपनी क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला है। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी, इसीलिए ये आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ही ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई, धमक कर गई है। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली है। दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती। बोले, मैं नहीं समझता बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती है और लड़के खुश होते हैं कि अपने दोस्तों में रहेंगे। यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक यह दिल लगाकर पढ़ता था। यह उसी का नतीजा है कि अपनी क्लास में सबसे अच्छा है। लेकिन इधर कुछ दिनों से इसे सैर सपाटे का चस्का पड़ गया है। अगर अभी से रोकथाम ना की गई तो पीछे करते धरते कुछ न बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें से एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था। मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुंचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी।
सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसीलिए यदि कोई खाली जगह भी हुई तो भी मनसाराम को जगह ना मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से पाला पड़ता रहता था जो लोभवश असंभव को भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते थे। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। क्लर्क से ढंग से कुछ बातचीत करनी चाहिए। पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी ये कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनशाराम को खड़ी खड़ी निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सब मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए वे घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी बहाने स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने की चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थी। मुफस्सिल के स्कूलों में अक्सर जगह खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते न देखा, यहाँ तक कि अब वह खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देर से पसीने की धारें निकलती थी, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं रहती क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम, दुर्बल तो नहीं हूं, मैं इससे ज्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आंधी दे भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूं। क्यों दीदी, ये ऐसा ही था? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा? अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गंवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमशा खिला खिलाकर इनकी आदतें बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला हो उनका दुश्मन। मुंशी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि तुम लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता ना रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों की देख रेख क्या करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं? पूछो, कै दिन से दूध नहीं पिया? जाके कमरे में देखाओ, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है। मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई खाए ना खाए। तो भैया, इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते हैं। अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो साफ कहती हूँ, बुरा मानकर भी कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में
आने तक की मनाही है। मेरे पास आने से भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या 2 ही फुलके तो लिए थे? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ। तुमने खाया क्या? मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी। ज्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उसे यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपये का हिसाब तक नहीं आता, वह घर के स्वामी ही कैसे हो सकती है? बनी तो थी साल भर तक मालकिन, 1 पाई की बचत भी ना होती थी। इस आमदनी में रूप कला 200-250 रुपए बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी ना पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया है। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत कि जब कोई खिलाए तो खाएं। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। 2000 मित्रों से भी जिक्र किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में बाधा ना डालिए, अभी से उसे कैद ना कीजिए। खुली हवा में चरित्र भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है जितना बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही ना दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी, जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म क्यों देते हैं जिनके भाग्य में मात्र वियोग का दुख भोगना बदा है? आज मुझसे अभागा संसार में और कौन है? किसे मेरे खाने पीने की, मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट पड़ेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में अधिक मजा आता है। वे मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही हैं। ओह माँ, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहाँ जा रहा है? वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद ये पहली बार था जब उसके कमरे में कदम रखा। मनसाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा कि देखिए आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घोर निंद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते हो बेटा? किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूं। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? मनसाराम, जी नहीं, मैं तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा, शादी तो इसीलिए की थी कि बच्चों को मां मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी न करता। रोज एक न एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था।
समझा तुम कुछ संगत में पढ़कर शायद दिन भर घूमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज ना हो। इसीलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया, बस, और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो, ताजी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की जरूरत नहीं। समझ लो वे घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं तो हूं। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसने मन में अपने पिता को निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग से हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विवल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, उसके शील, बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान किया करते थे, उसके प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया। वे अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे, उसको निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज यह दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ रहा था। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी जिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ भी कर दिया, लेकिन अभी सिद्ध होगा या नहीं इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला की बहुत मिन्नत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि बोलती भी ना थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओफो, इतना शकी मिजाज, ईश्वर इस घर की लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं, मुझे ये इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर मैं कई दिनों तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्यों ऐसा संदेह हो रहा है। मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो उनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसे अपने में ऐसी कोई बात नजर न आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसकर बोलना ही इनके संदेह का कारण है। तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूलकर मैं मनसाराम से ना बोलूंगी, उसकी सूरत ना देखूंगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी हो जाती थी और तृप्त भी। उससे बात करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट ना कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी ना थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात ना सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी की तृप्ति का यह एक अज्ञात साधन था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती, जहां बैठती वहां बैठी ही रह जाती, किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आ जाते, वे अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबोकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का लालन पालन करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहां मेरा विवाह ना करो। वहां जाती जहां पुरुष के सिवा और कोई ना होता। वहीं यह बनाव चुनाव
और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। उसने इन्हीं बालकों की सेवा के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने च्यूं तक ना की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर ना कर सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भांडा फूटता है। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती है, तो भय है कि उसका न जाने क्या परिणाम हो। वह यूं बड़ी स्पष्टवादिनी थी, सत्य कहने में उसे संकोच या भय नहीं होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा दूसरा उपाय न था। वह देखती थी मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मोहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी।